तो यार बाकी हानमा सन ऑफ ऑगर सीजन 2 पार्ट 2 की न्यू एपिसोड आ चुकी है, पर मैं इसे अपने चैनल में बाकी हानमा सन ऑफ ऑगर सीजन 3 का नाम दूंगा। इसमें हम बाकी के इतिहास में सबसे खतरनाक फाइट को देखने को जा रहे हैं, बाकी वर्सेस यूजिरो हानमा फादर सन द ग्रेट कोरल आर्क। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत बाकी से होती है, जहाँ पे डॉक्टर कोरेहा बाकी को एमआरआई मशीन से गुजारता है और स्कैन के कंप्लीट हो जाने के बाद डॉक्टर कोरेहा बाकी के पास आके बोलने लगता है, तुम्हारे रिजल्ट हमें कुछ ही देर में मिल जाएंगे। तो बाकी बताओ तो सही, तुमने दुनिया के बल्कि इंसानियत के इतिहास में सबसे पावरफुल एंशिएंट क्रीचर से लड़ा है और यहाँ तक तुमने सरवाइव भी किया है, तो कैसा लग रहा है? सुनने में आया था अगर तुम एरिना में बचकानापन ना करते तो यहाँ तक तुम पिकस से आसानी से जीत जाते। खैर उससे लड़ने के बाद ऐसे टेस्ट वगैरह से तो गुजरना लाजमी था। हालांकि जिस तरह से तुम जिंदगी गुजारते हो तुम्हें तो ये टेस्ट बहुत पहले ही करवा लेने चाहिए थे। वैसे तो मैं ये देख के ही बता सकता हूँ प्रोफेशनल फाइटर्स के भी जिस्म वगैरह इस कदर डैमेज नहीं लेते बाकी जिस कदर तुम्हारी बॉडी जख्मी होती है। बाकी इसके जवाब में बोलने लगते हैं, चाहे अगर मेरी बॉडी में कोई फ्लॉ भी आ जाता मैं फिर भी चाह के भी अपने लाइफस्टाइल को ना बदल पाता, क्योंकि डॉक्टर कोरेहा हम सबको पता है काफी ज्यादा बिजी मैन है। तो वो बाकी से बोलता है, अगर मैं तुम्हें किसी मकसद के लिए कॉल ना करूँ तुम्हारी बॉडी के रिलेटेड तो समझ जाना सब कुछ एकदम ठीक है। सुबह से रात का अंधेरा छा जाता है डॉक्टर कोरेहा पे। डॉक्टर कोरेहा बाकी के पूरे जिस्म में कोई नुकसान तो नहीं पाता, पर जब वो बाकी के ब्रेन को देखता है तो जैसे कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे कि छत उसके सर पे टूट आई हो, जैसे कि कलेजा उसके मुंह को आने को लगता है। मेरे भाई लोगों, डॉक्टर कोरेहा अपने फोन को उठा के अपने इंफॉर्मेशन के मुताबिक सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट को बुलाता है। फोन रखने के बाद डॉक्टर कोरेहा लंबी लंबी सांसें लेके बोलने लगता है, क्या ये सच्चाई है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? दूसरी में वो ब्रेन स्पेशलिस्ट भी जब जूजू यहाँ पे आता है तो डॉक्टर कोरेहा उसे बाकी का ब्रेन दिखाता है, जो देख के वो ब्रेन स्पेशलिस्ट भी वहीं पे चौंक जाता है। ये प्रूफ करता है कि आज तक उसने भी ऐसा कोई ब्रेन नहीं देखा। अब तक तो हमें इतना मालूम था कि बाकी की बैग तो डीमन बैग जैसी है, पर हमें ये हरगिज नहीं मालूम था कि बाकी का ब्रेन भी यहाँ तक डीमन ब्रेन है। ब्रेन स्पेशलिस्ट पूछने लगता है, ये किसका ब्रेन है? कोरेहा उसे बताता है, ये एक जापानीज लड़के का ब्रेन है जो कि 18 साल का है। अभी आगे से वो ब्रेन स्पेशलिस्ट बोलने लगता है, वो सब तो ठीक है, और उसके ब्रेन पे ये लकीरें और ये फोल्ड होना ये सब तो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर कोरेहा कहता है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, कंट्री का फॉरमोस्ट ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर। जरूर ये मेरी फील्ड से तो हट गया है, लेकिन मुझे भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर तुम्हारे जैसा नहीं है। जहाँ तक दूसरे ब्रेन की बात है, ये ब्रेन उन सब से काफी ज्यादा अलग है। देखने से ही लगता है कि ये ब्रेन काफी ज्यादा डिमोनिक प्रेजेंस से बड़ा पड़ा है। बताओ मोगी, क्या इसका कोई लेना देना होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक से? यहाँ पे डॉक्टर मोगी कहने लगता है, अब तक साइंस भी ब्रेन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाई। मेरे पूरे एक्सपीरियंस में मैंने आज तक ऐसा डिमोनिक ब्रेन नहीं देखा। और जहाँ तक तुम्हारे सवाल की बात है, और मैं सिचुएशन में तो बंदे की कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, पर हम यहाँ पे डिमोनिक ब्रेन की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी चीज नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ, जिसका भी ये ब्रेन है वो बंदा खुद शैतान से ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ तो वो ये जैसे जैसे कह रहा होता है, उसी समय में हमें कहीं और पे सीन दिखाया जाता है। हम चूहे की एक बहुत बड़ी तादाद को इकट्ठा डर के मारे भागते हुए देखते हैं। आखिर वो किससे डर के भाग रहे थे? इंडीड वो शख्स किसी डीमन से ज्यादा बढ़ के होगा। यहाँ तक जानवर भी उसकी पावर को महसूस कर पाते हैं। एनिमल इंस्टिंक्ट्स उन्हें बार बार खतरे की ये घड़ी दिखा के सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, भाग लो अगर अपनी जान प्यारी है। हमें मालूम पड़ता है जिस शख्स से ये माउस इस कदर डर के मारे भाग रहे थे, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर बाकी है। बाकी तो बस वैसे यहाँ से गुजर रहा था। अब इस गहरी रात में हम कॉजवे को देखते हैं, जो कि मोहम्मद अली के बारे में सोच के जाग जाती है। अरे भाई बाकी की बच्ची आ गई। अरे यार कॉजवे को यहाँ पे मोहम्मद अली जूनियर के बारे में याद आ रहा होता है। उसका एक हैप्पी स्माइली फेस था, गरूर से बड़ा हुआ, और वो एक खतरनाक वॉरियर था। सिर्फ एक ही ठोकर से उसका ये मुस्कुराहट वाला चेहरा एक रोने वाले चेहरे में बदल गया। उसकी ईगो, उसकी प्राइड, सेल्फिश, यहाँ पे सब चीजों की उसकी बैंड बज गई थी। उसके आंसू और नाक एक साथ बह रही थी, और वो मंजर काफी ज्यादा खूबसूरत था। और उसे यूं रोता देख के मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसी सूरत-ए-हाल में काफी वक्त गुजर गया था, हम यूं ही एक साथ इसी तरह बैठे हुए थे। यहाँ तक मेरे कपड़े उसके नाक और आंसुओं से बढ़ गए थे। कौसवे की बाहों में काफी देर रोने के बाद मोहम्मद अली जूनियर को तब जाके थोड़ा सा सुकून मिलता है। पूरे तरीके
तरीके से रिकवर हो जाने के बाद वो कोजे का शुक्रिया कहता है और इसके बाद वो इसकी वजह पूछने लगता है कि तुमने मुझे इतनी देर तक आखिर अपना कंधा क्यों पेश किया। कोजवे उससे कहने लगती है तुम्हें रोता हुआ देख के जो फीलिंग मेरे दिल में थी वो एक्सप्लेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर हाँ इसके साथ ही साथ इसका एक सिंपल जवाब भी है। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ यहाँ पे मौजूद होती तो वो भी तुम्हें इसी तरह गले लगाती, तुम्हें इसी तरह अपना कंधा पेश करती। अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले कोजवे ने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये मंजर काफी ज्यादा खूबसूरत था। अब यहाँ पे कोजवे का ये मतलब होता है कि मोहम्मद अली काफी ज्यादा गरूर में होता है और जब उसका ये गरूर टूटा था तो उसमें से एक बच्चे की तरह की रोने वाली सूरत कोजवे को देखने को मिली थी। कोजवे के दिल में जरूर उसके लिए फीलिंग पैदा हुई थी, पर वो फीलिंग हस्बैंड और वाइफ जैसी नहीं थी, बल्कि वो फिर एक मैच्योर सिस्टर की तरह या फिर एक मदर के रूप में थी। और यार ये सेम बात मैं तुम लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। खैर कोजवे से मजीद बोलती है तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है, वो भी बिना किसी रोमांटिक फीलिंग्स के। प्यार जरूरी नहीं है कि तुम्हें रोमांटिक ही होना पड़ता है। अब ये बात सुन के मोहम्मद अली जूनियर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ ही साथ खुश भी होता है और वो कहने भी लगता है कि यही वजह से तो कोजवे तुम काफी ज्यादा खास हो दूसरी लड़कियों से। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाकी काफी ज्यादा लकी है कि उसे कोजवे जैसी मिली है। मोहम्मद अली समझ जाता है कि मेरे और बाकी के बीच में काफी ज्यादा फर्क है। कोजवे उसे तुम ये कह सकते हो फ्यूचर हस्बैंड की तरह देखती है। इसी बात पर मोहम्मद अली जूनियर सोचने लगता है एक तो मैं फाइट भी हार गया और ऊपर से अपनी लवर को भी खो दिया। मोहम्मद अली जूनियर कोजवे का शुक्रिया कह के यहाँ से जाने लगता है और वो ये सोच रहा होता है बाकी ने कोजवे के लिए कम्पीट करने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उससे मालूम था कि कोजवे से छोड़ के ही नहीं जाएगी। बाकी के लिए तो मैं लूजर भी नहीं हूँ क्योंकि उसने मुझसे लड़ना शुरू ही नहीं किया था। यूं ही एक नए खुशगवार दिन की शुरुआत होती है जहाँ पे सुबह सवेरे कोजवे अपने स्कूल को जाने को ही जाड़ होती है मुंह में ब्रेड पकड़ के कि वो अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड बाकी को पाती है, बट उसके भी में ब्रेड ही होती है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देख के वेव करते हैं। उसके बाद एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। जाते जाते बाकी कहता है काफी वक्त हो चुका है, हम एक दूसरे से मिले ही नहीं। कोजवे अपनी नजरें फेरते हुए कहने लगती है हाँ मैं थोड़ी सी बिजी थी। ये सुन के बाकी उससे सवाल पूछता है तो अच्छा क्या कर रही थी तुम। कोजवे इसके जवाब में कहती है तुम्हारे बिना मजे कर रही थी। इसी बात पर बाकी बोलने लगता है वैसे इतनी उम्मीद तो थी मुझे। ये सुनने के बाद कोजवे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसके पिछवाड़े पे लात मार के बोलने लगती है मैं मजाक कर रही थी। इसी पर बाकी भी एक काफी एक्साइटमेंट वाली मुस्कुराहट से हंसते हुए अपने मन में सोचने लगता है कोजवे चाहे तुम मेरे साथ हो या मेरे बिना हो, बस मैं तुमसे एक ही चीज चाहता हूँ तुम खुश रहो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।